हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को। जब भी कभी आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे जहां पे लैंग्वेज आती है, तो आपको पता है इंग्लिश या हिंदी, दो लैंग्वेज आपके पास एग्जाम में पूछी जाती है और दोनों ही चीज़ें एक ही जगह से स्टार्ट होती हैं। वो होती हैं अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्णमाला से। तो आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट को। और हिंदी सब्जेक्ट जितने भी हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम से हैं, सारी जगह हिंदी लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है, जो भी स्टेट आपके हिंदी बेस्ड है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका जो एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन होता है उसमें भी आपसे हिंदी पूछी जाती है। और इसके अलावा सभी स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स है उनमें भी आपसे हिंदी पूछी जाती है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो हिंदी लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है और बहुत जगह हिंदी लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है। तो आज हम लोग बिल्कुल शुरुआत से पहले ही चैप्टर से हिंदी लैंग्वेज को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हिंदी की जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सारा कुछ जानेंगे हिंदी के बारे में वन बाय वन। तो आज का जो पहला चैप्टर है वो होगा आपका वर्णमाला, जहां सर हम लोग आज के जो सेशन की है वो शुरुआत कर रहे हैं कहां से, वर्णमाला से। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्णमाला जब आप लोग इनिशियल में सबसे पहले प्रारंभिक रूप से जब आपने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था, यानी कि प्रारंभ किया था, तो सबसे पहले आपने हिंदी लैंग्वेज में वर्णमाला ही सीखी थी। तो वर्णमाला का जो ज्ञान है वो आपको अवश्य होगा, मतलब छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ई, बड़ा ई, ए आई, इस तरीके से आपको पूरी की पूरी वर्णमाला आती होगी। लेकिन जब हम लोग कंपटीशन लेवल में देखते हैं तो वहाँ पे वर्णमाला का एक अलग प्रकार का रूप आपसे पूछा जाता है। और किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एक बार हम लोग आप लोगों को ऐसे ही बता देते हैं कि वर्णमाला से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ठीक है, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है। ऐसे बहुत सारे तमाम प्रश्न हैं जो आपसे हिंदी भाषा से आपसे पूछे जाते हैं। तो आज ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और बिल्कुल वर्णमाला का पूरा पोस्टमार्टम आज मैं करने वाला हूं। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा आज के सेशन में, क्योंकि यह सेशन रहने वाला है बहुत ही बेहतरीन। और यकीन मानेगा कि आज आपके वर्णमाला का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। जितनी भी चीजें आपको वर्णमाला से रिलेटेड पूछी जाती हैं, आज हम लोग सारी की सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला जो है आखिरकार है क्या। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वर्णमाला, वर्ण प्लस माला, दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि जो वर्णों की माला होगी, माला का मतलब अगर मैं अंग्रेजी शब्द से समझाऊं तो सीरीज यानी कि श्रृंखला होता है। माला का मतलब क्या है, श्रृंखला। यानी कि जो वर्णों की श्रृंखला होगी उस श्रृंखला को, उस माला को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। अब आपके सामने, आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न जो है आएगा वो यही आएगा कि यार वर्ण जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। और ये तो बात की बात है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ध्वनि की वो सबसे छोटी इकाई, जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वर्ण। और वर्ण से मिलकर जब कई सारे वर्ण मिलते हैं तो उससे मिलकर शब्द बनता है। वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। और शब्दों के मेल से बनता है वाक्य, और वाक्य के मेल से बनता है क्या, एक पूरा गद्य या पद्य। तो ये बात आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं कि अगर आपसे पूछी जाए, यहां से देखो एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपका उत्तर होगा ध्वनि। एक क्वेश्चन इस लैंग्वेज से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपका उत्तर होगा ध्वनि। और उस ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। और वर्ण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, आप शुरू से जानते हैं। इंग्लिश में भी आपने पढ़ा है वोबल्स एंड कॉन्सोनेंट। सिमिलरली हिंदी लैंग्वेज में भी जो है वो आपका स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के वर्ण होंगे। स्वर वर्ण होंगे और व्यंजन वर्ण होंगे। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि स्वर के अंदर क्या क्या है, व्यंजन के अंदर क्या क्या है। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, वर्णमाला की यहां पे हम लोगों ने बात की, सबसे पहले वर्ण के बारे में जाना। अब हम लोगों को ये जानना है कि जो हमारी वर्णमाला होती है वो कितने वर्णों से मिलकर बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आपका उत्तर होगा क्या, आपका उत्तर होगा 52। आपका उत्तर क्या होगा, 52 होगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका 52। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। देखिए ये भी बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है। जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से नोट डाउन करते जाना, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा। अगर पूछा जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं या स्वर कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 11। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कितना, 33।
अब आप कहोगे 33 प्लस 11, अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो हमारे पास शब्द बनते हैं, सॉरी वर्ण बनते हैं कितने, 44। ओनली 44 वर्ण बनते हैं, जबकि यहां पे मैंने बताया कि वर्णमाला के अंदर कुल कितने वर्ण पाए जाते हैं, तो वो है 52। तो यहां से 44 के अलावा जो बाकी और बचे वो कितने हैं, 8 वर्ण और बचे हैं। तो ये 8 वर्ण जो हैं वो आपके पास और एक्स्ट्रा क्या होते हैं, ये आपके संयुक्त होते हैं, मतलब किन्हीं दूसरों से मिलकर बने होते हैं। तो इन सारे वर्णों की जो डिटेल डिस्कशन है वो हम लोग आगे करने वाले हैं। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, आंसर होगा 52। स्वर कितने होते हैं मूलतः, तो उत्तर होगा 11। मूलतः व्यंजन कितने होते हैं, तो आंसर होगा कितना, 33 होगा। कितना होगा, 33 होगा। ठीक है। और एक चीज और, वर्णमाला की सबसे जो छोटी इकाई है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, उसको क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे ध्वनि बोला जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए जो 52 हमारे पास हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें 11 हमारे पास स्वर हैं, 4 अंत्यस्थ व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 1 अनुस्वार है, 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है और 1 विसर्ग हमारे पास है। इस तरीके से ये 52 के 52 जो वर्ण हैं वो कंप्लीट होते हैं। मेरे भाई ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये आपके लिए यहां से प्रश्न डेफिनेटली आपका एग्जाम में बनने वाला है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 11 स्वर होते हैं, पहले बता चुका हूं। 4 अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन किन्हें कहा जाता है, कौन कौन से अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, आगे हम लोग व्यंजन के बारे में जब पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो बताऊंगा। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं और किन किन वर्णों से मिलकर बने होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली 1 अनुस्वार होता है, ठीक है। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है क्या क्या स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। उसमें व्यंजन द्विगुण, द्विगुण का मतलब ऐसे व्यंजन जिनमें 2 गुण पाए जाते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुण बोलते हैं। और एक विसर्ग होता है, मतलब जिसमें विसर्ग लगा रहता है, उसको विसर्ग कहा जाता है। अब सबसे पहले आ जाते हैं आपके स्वर वर्ण जो है वो सबसे पहले आपके सामने आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हमारे पास जो स्वर वर्ण हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये जानना है कि स्वर क्या होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्वर क्या होता है। वो वर्ण जो एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाता है, वह स्वर वर्ण कहलाता है। देखें, पहले आप समझ लीजिएगा कि स्वर जो होता है, कई लोग ऐसे कहते हैं कि स्वतंत्र इकाई होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्वर जो है, आपको यहां पे बताया कि वह वर्ण जो एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अपने आप में ये स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, मतलब किसी दूसरे शब्द से मिलकर नहीं बना होता है। देखिए ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे अगर हम लोग व्यंजन पे जाएं का पर, तो का जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो का से और एक आ से। ठीक है, का से और आ से मिलकर बना है क्या, का। तो इसका मतलब जो व्यंजन होता है वो संयुक्त होता है, मिश्रित होता है, जबकि जो हमारे पास स्वर है वो एक स्वतंत्र इकाई होती है, मतलब अपने आप में यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, उसके साथ कोई भी और मिक्सअप नहीं रहता। यही बात यहाँ पे स्वर वर्ण के साथ कही गई है। जैसे उदाहरण में देखिए आप, आ, ई है, ऊ है, ये सारे हमारे किस नाम से जाने जाते हैं, प्राकृतिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्वर है या फिर प्राकृतिक स्वर नहीं है, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर देखो मैंने बहुत स्पेशल बात आपको नोट बना के लिखी है, इस बात को आप नोट डाउन करना, बता भी चुका हूं। मूलतः स्वरों की संख्या क्या होती है, मूलतः स्वरों की संख्या 11 होती है। लेकिन यदि हम लोग अंग और आहा को जोड़ दें, देखिए ये अंग जो है इसको अनुस्वार बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें विसर्ग का प्रयोग होता है इसलिए विसर्ग है, और ये क्या है हमारे पास, अनुस्वार है। ठीक है, तो मूलतः स्वरों की संख्या जो है वो आपकी 11 होती है। लेकिन अगर अनुस्वार और विसर्ग इसमें दोनों जोड़ दें, जिसको एक साथ अयोग बाह्य कहा जाता है, एक साथ इनको क्या कहा जाता है, अयोग बाह्य कहा जाता है। अगर हम इसको और शामिल कर दें तो हमारे पास स्वरों की संख्या जो है वो कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए मूल स्वर कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा 11। और अगर ये पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको उत्तर हो जाएगा क्या, 13। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अच्छा, यहां पे एक बात और मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, संयुक्त का मतलब ऐसे स्वर जो किन्हीं 2 लोगों से मिलकर बने हो। ठीक है, ऐसे स्वर जो किन्हीं 2 लोगों से मिलकर बने हो, उनको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर बोलेंगे। जैसे यहां पे आपके पास ए है, यहां पे आपके पास ऐ है,
यहाँ पे आपके पास ओ है और यहाँ पे आपके पास औ है। ये सारे हमारे पास क्या है, संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि देखिए ये किससे मिलकर बनता है, छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बनता है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये छोटा आ प्लस बड़ी ई से मिलकर बनता है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये छोटा आ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बनता है, ठीक है, ठीक है। अगर ओ की बात की जाए तो ये छोटा आ प्लस किससे, छोटा ऊ से मिलकर बनता है। और अगर ये औ की बात की जाए तो ये छोटा आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है। तो ऐसे स्वर जो दो स्वर से मिलकर बनते हैं, ऐसे स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। और ऐसे संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए ऐ औ औ, ठीक है। ये हमारे पास 4 यहाँ पे क्या बन जाएंगे, स्वर बन जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी बातें मैंने आपको स्वर के बारे में बता दी। देखिए कौन कौन से मूल स्वर हैं और कौन कौन से अयोग बाह्य स्वर हैं, इनके बारे में भी पूरा डिटेल मैंने आपको लिख के दिया है। सब मैं आपको पीडीएफ दूंगा, तो इसके बारे में आप सारी बातें समझ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आपको स्वर के बारे में होगी कि स्वर हमारे पास क्या होते हैं, कितने स्वर होते हैं, मूल स्वर कितने हैं, टोटल स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं। और स्वर किन्हें कहा जाता है, जो स्वतंत्र इकाई होती है, मतलब जो किसी के अधीन नहीं होती, स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली जो ध्वनि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये हमारी डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्वर्गों का वर्गीकरण। तो देखो स्वर्ग को यानी स्वर को जो है मेनली आपका 2 भागों में बांटा जाता है, मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ब्रॉडली देखें तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो देखिए बहुत सिंपली समझा देता हूं। ह्रस्व स्वर का मतलब छोटा स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब क्या है, छोटा, और दीर्घ का मतलब है बड़ा। आप लोग जानते हैं, अगर आपने वर्णमाला अभी पढ़ी है या पहले पढ़ी है तो आप अच्छे से जानते हैं कि छोटा आ, देखो इसको यही पढ़ते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये ऋषि वाला है, ये क्या है, ऋषि है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये वाले जो हमारे पास यहां पर टर्म हैं, ये हमारे किस में आते हैं, ह्रस्व स्वर में आते हैं। देखो क्या कहा, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे छोटा आ आप कहोगे, देखो बोल के देखा करो, छोटा आ आपने बोला तो समय कम लगेगा। अगर आप कहोगे अ, तो देखो जल्दी खत्म हो गया, आ तो समय क्या लगा, ज्यादा लगा। तो छोटे आ को बोलने में आपको कम समय लगेगा और बड़े आ को बोलने में आपको क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। अगर किसी भी शब्द किसी भी वर्ण को बोलने में कम समय लगता है, और यहाँ पे स्वर की बात हो रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर किसी भी स्वर को बोलने में कम समय लगता है तो ऐसा स्वर ह्रस्व स्वर कहलाता है। और अगर किसी स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है तो ऐसा स्वर क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। तो ये आपके उदाहरण हो गए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, या फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर की। तो देखिए दीर्घ का मतलब बड़ा, मैंने बताया, बड़ा आ हो गया, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए। ये जरूर ध्यान रखना, कई लोगों को ये लगता है, देखो ये लगता है कई लोगों को कि ए जो है वो ह्रस्व स्वर के अंदर आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये आपका किसके अंदर होगा, दीर्घ स्वर के अंदर होगा। ए, औ और औ ये सारे आपके दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। एक तीसरा वाला भी पार्ट होता है जिसको हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, प्लुप्त स्वर बोला जाता है। तो बात आती है कि प्लुप्त स्वर क्या है। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी भी टर्म, किसी भी जो है किसी भी शब्द को अगर आप लंबा खींचते हो, जैसे ओम, इस तरीके से अगर बोलोगे तो देखिए क्या खींच रहा है, लंबा खींच रहा है। ये क्या खींच रहा है, लंबा खींच रहा है। तो अगर कोई भी शब्द लंबा खींचता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया आपको ओम, है ना, तो कोई शब्द लंबा खींचता है तो ऐसे स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लुप्त स्वर बोलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों से कई गुना ज्यादा समय लगता है। देखें दीर्घ में क्या लग रहा था, आपने कहा आ, तो सबसे कम समय किसमें लगा, छोटा आ बोलने में। फिर उससे ज्यादा समय किसमें लगा, बड़ा आ बोलने में। और उससे कई गुना ज्यादा समय लगा क्या बोलने में, ओम बोलने में। तो अगर ऐसा कोई शब्द है जिसको बोलने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ऐसा कोई स्वर है जिसको बोलने में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो मेरे भाई ऐसे स्वर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लुप्त स्वर बोलेंगे। हाँ, पूछा जाए मूलतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो भैया अब आ जाते हैं हम लोग इस पे व्यंजन पे। तो स्वर की पूरी कहानी खत्म हो गई। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। टोटल कुल स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता है। प्लुप्त स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता है। मूलतः स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। ओवरऑल कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा स्वर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, व्यंजन वर्ण पे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि व्यंजन क्या होते हैं। देखें ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बनते हैं,
ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बनते हैं, ऐसे वर्णों को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। आप देख सकते हैं डेफिनेशन, जिन वर्णों के उच्चारण में दो ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। दो ध्वनियां, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए का बना, तो का कैसे बना? ये ऐसा हलंत लग का मतलब आधा का, ठीक है, और किससे मिलकर बना? आ से। का प्लस आ, जैसे आप उच्चारण करोगे ना का, आप बोलोगे का, तो देखो का प्लस आ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? का प्लस आ निकल के आएगा। तो ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा शब्दों से, एक से ज्यादा ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन शब्द बोलते हैं। और देखिए यहां पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं किसके? व्यंजन शब्दों के। ये पूरी की पूरी मैंने आपको का से लेकर ज्ञा तक, आ से अहां तक, वहां तक आपको वर्णमाला लिख के दी थी, और का से ज्ञा तक यहां पर वर्णमाला लिख के दी है। ये सारे आपके उदाहरण हैं, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? व्यंजन के। हाँ, मैंने आपको बताया था कि अगर पूछा जाए नॉर्मली कि व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कितना? 33। अगर आपसे पूछा जाए कुल वर्ण कितने होते हैं, तो 52। नॉर्मली पूछा जाए व्यंजन कितने होते हैं, तो उत्तर होगा 33। अगर पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो नॉर्मली पूछा जाए तो 11, ओवरऑल पूछा जाए तो 13। व्यंजन की बात करेंगे, अगर ओवरऑल व्यंजन पूछे जाएंगे तो वो कितना होंगे? तो आप कहोगे 52 से 13 हटा दो, 52 से 13 हटा दो, तो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएंगे? व्यंजन आ जाएंगे मूलतः, ठीक है। व्यंजन आपने पढ़ लिया। अब हम लोगों को जानना है कि जो व्यंजन हमारे पास हैं उनको किस किस भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जो व्यंजन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा मेरे भाई कि वर्णमाला से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सारे क्वेश्चन अगर आज की आपने क्लास कर ली तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं अब आपका। देखो व्यंजनों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है? स्पर्श व्यंजन बनता है। तो बात कहा जाता है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए इसे कई लोग याद रखते हैं किससे? इसकी शॉर्ट ट्रिक जो रखते हैं याद, कचट तप से याद रखते हैं। कचट तप, इससे हम लोगों को याद रखते हैं हम लोग इसको, स्पर्श व्यंजन को। का मतलब होता है का वर्ग, चा का मतलब होता है चा वर्ग, टा का मतलब होता है टा वर्ग, ता का मतलब होता है ता वर्ग, और पा का मतलब होता है पा वर्ग। तो कचट तप से इस वर्ग को, स्पर्श व्यंजन को याद रखा जाता है। और देखें इनिशियल से आपको स्टार्ट करना है। का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, अड़ा, अणा, और फिर यहां पे ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सारे के सारे स्पर्श व्यंजन हैं। अब आप देखो इसमें कितने हैं, तो आप कहोगे 5 हैं। इसमें भी कितने हैं? 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 5 हैं। तो ये सभी मिला के टोटल हमारे पास कितने हो गए? 25। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा 25। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 25। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिनके बारे में अभी मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास हो गया स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन से और क्या क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बाकी जो टाइप है उनके बारे में भी जान लेते हैं, और फिर स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं इनको डिटेल में जानेंगे। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अंत्यस्थ क्या होते हैं, संघर्ष या उसमें व्यंजन क्या है, संयुक्त क्या है, आगत क्या है, संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है, ये सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूं। बस मेरे साथ बने रहना अंत तक इस वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आए, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन जो है वो कैसा लगा। आपकी वर्णमाला के जो डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हुए कि नहीं। अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, आपको उस चीज का रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए कचट तप से आप स्पर्श व्यंजन को याद रख सकते हो। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 25 है। अब यहां पे अगला जो पार्ट है, अगला जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। मैंने कहा था कि ऐसे जिसमें 2 गुण हो। अब आप देखो, अभी मैंने एक तो लिखा ऐसा और एक लिखा ऐसा, इन दोनों में अंतर है। देखिए जब ऐसा लिखा जाएगा तो ये हमारा किस में आ जाएगा? ये हमारा का वर्ग का पार्ट हो जाएगा, मतलब स्पर्श व्यंजन में आ जाएगा। और अगर हम ऐसा लिखते हैं, इसी पे ये नीचे वाली बिंदी, अगर नीचे बिंदी आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम उच्छित या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्छित या द्विगुण बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 गुण पाए जाते हैं। 2 गुण का मतलब जो इसका गुण है वो तो है ही, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा गुण भी इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। और ऐसे ही देखो क्या है, ठीक है, ऐसे ही क्या है हमारे पास? डा है। ठीक है, तो ये ढा ढक्कन वाला है। ये कौन सा है? ढा ढक्कन वाला। और एक डा अगर हम यहाँ पे बिंदी लगा दें तो ये कौन सा वाला है? ये पढ़ाई वाला है।
ये कौन सा वाला है, पढ़ाई वाला। पढ़ाई के अंदर जो आता है वो अलग है, और जो ढक्कन यानी ढा उसका उच्चारण होता है वो क्या है, ये ढा फॉर ढक्कन है, ये ढा फॉर पढ़ाई है। ठीक है, ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आप दोनों के बीच अंतर भी समझ सकते हो। तो उच्छिप्त व्यंजन केवल और केवल आपके पास दो होते हैं। इसको मैं बड़े से लिख देता हूं, मतलब डा के नीचे बिंदी और डा के बीच नीचे बिंदी। ठीक है, ढा ढक्कन वाला जो होता है उसके नीचे बिंदी लगा दो तो आपका वो क्या बन जाएगा, द्विगुण व्यंजन बन जाएगा। इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। अंत्यस्थ व्यंजन, देखो अभी मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंत्यस्थ का मतलब अंदर से। अगर अंत्यस्थ का आप हिंदी अर्थ देखोगे तो अंत्यस्थ का मतलब है अंदर से, मतलब ऐसे शब्द जो आपके अंदर से निकले, दिल से निकले। मतलब क्या हुआ, जब आप उन शब्दों को बोलो तो कहीं पर भी वो टच ना हो, ना तो आपके तालुब में, ना मूर्धन्य में, ना आपके ओष्ठ में, ना आपके दंत में, ठीक है, ना आपके कंठ में, वो सीधा अंदर दिल से निकले और कहां पे आ जाए, बाहर आ जाए मेरे भाई। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। आप देखो, अगर आप या बोल के देखोगे तो या कहीं पर भी नहीं टकराएगा, या सीधा अंदर से निकलेगा और कहां पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। या रा बोलिए सीधा बाहर आएगा, ला बोलिए सीधा बाहर आएगा। तो ऐसे शब्द जो अंतर आत्मा से निकलते हैं, अंदर से निकलते हैं, कहीं पर भी टकराते नहीं हैं, सीधा बाहर आ जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। और कितने होते हैं, 4 होते हैं। पूछा जाता है अक्सर कि निम्नलिखित में से कौन से अंत्यस्थ व्यंजन है, तो आपको ध्यान रखना है या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। यार से लब हो गया, आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखो, यार से लब हो गया, और यार से मतलब आपके दोस्त से प्यार कब होता है, जब आप कहीं दूर जाते हो। कहां पे जाते हो, जब आप कहीं दूर जाते हो। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो। ठीक है, अब आप देखो अगला है संघर्ष या ऊष्म व्यंजन। इसका मतलब क्या है, देखो साफ साफ संघर्ष, मतलब जिसको बोलने में आपको संघर्ष करना पड़े, जिसको बोलने में संघर्ष करना पड़े, संघर्षी। और ऊष्म का मतलब जिससे ऊष्मा बाहर निकले, एनर्जी बाहर निकले, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे, संघर्ष या ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, देखो जैसे ये है आपके पास सा है, सा है, सा है और हा है। अब देखो जैसे सा बोलोगे आप तो आपको आपके ऊष्मा जो हवा है, ऊष्मा का मतलब हवा जो है वो काफी बाहर निकलेगी, आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा सा बोलने के लिए, सा बोलने के लिए, सा बोलने के लिए, हा बोलने के लिए। तो ऐसे शब्द जिनको बोलने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है या जिनको बोलने पर ऊष्मा ज्यादा निकलती है, ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, संयुक्त का मतलब क्या है भैया, संयुक्त का देखो, संयुक्त का बहुत सिंपल सी मतलब है जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हो। संयुक्त जैसे स्वर थे, संयुक्त स्वर का मतलब था जो दो स्वरों से मिलकर बने हो। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या हो जाएगा, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हो उनको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। और ऐसे शब्द क्या होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये ऐसे शब्द हैं जो आपके बने होते हैं संयुक्त व्यंजन से, यानी संयुक्त व्यंजन से बने होते हैं, इसलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगला यहां पे लिखा है, आगत व्यंजन थोड़ी देर रोक देते हैं, संयुक्त व्यंजनों का निर्माण। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा भाई, इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको किसकी, संयुक्त व्यंजन के निर्माण की, कि आज से आपको कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। सब लोग गलत करके आते हैं, भूल जाते हैं, रट रट के परेशान हो जाते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। जैसे अगर पूछा जाए कि छा किससे बना, तो देखो अंग्रेजी में आप छा किससे लिखते हो, KSH से लिखते हो कि नहीं भैया। छा जो है वो KSH से लिखा जाता है। तो के का मतलब यहां पे क्या हो गया, के का मतलब हो गया भैया यहां पे का, के का मतलब क्या हो गया, यहां पे का हो गया, और SH का मतलब क्या हो गया, सा हो गया। मतलब का और सा से मिलकर बना है हमारा क्या, छा। बोलो भैया समझ में आ गया कि नहीं। देखो मैंने कहा ऐसे ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए आपको ये ट्रिक याद रहेगी, कभी भी गलत नहीं होगा। अगली बात कर लेते हैं, देखो त्रा की। अगर पूछा जाए कि त्रा फॉर त्रिशूल है ना, तो इसको आप कैसे लिखते हो अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखते हो, त्रा ऐसे लिखते हो ना। तो त्रा का मतलब देखो, टी किसके लिए हो गया, ता के लिए हो गया, टी किसके लिए हो गया, ता के लिए हो गया, और आर यहां पे किसके लिए हो गया, रा के लिए हो गया। मतलब किससे मिलकर बनेगा ये, बताओ जल्दी से, किससे मिलकर बनेगा भैया, ये ता और रा से मिलकर बनेगा। अब देखो यहां पे आर ए आ रहा है, मतलब पूरा यहां पे रा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आधा कैसे होगा, अगर ए नहीं लिखा है, कोई स्वर इसके पास नहीं है, बॉबल्स इसके पास नहीं है, मतलब ये क्या होगा, आधे आधे होंगे। और यहां पे देखो आर के साथ ए लगा है, मतलब ये क्या होगा, पूरा। तो आधा ता और पूरा रा, ये दोनों मिलकर आपके क्या बनाएंगे, त्रा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रा बनाएंगे। अब देखो और क्या है,
इसके बाद हमारे पास ज्ञा है, ठीक है। अब अगर आप इस ज्ञा को लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे? देखो ज्ञा को आप ऐसे लिखोगे ना, अगर आप अंग्रेजी में ज्ञा को लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास जा हो गया। बताओ हो गया कि नहीं? हो या देखो इसको पढ़ना ना, गया ज्ञा, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? इससे हमारा या हो जाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। और यहां क्या आएगा? पूरा पूरा आएगा। देखो ए आ रहा है ना, इसका मतलब यहां पे क्या होगा? पूरा पूरा आएगा। तो जा प्लस यहां को मिलकर क्या बनेगा? ज्ञा बनेगा। और अब अगला शब्द जो बचा है हमारे पास श्रा, और ये श्री वाला श्रा है, श्रावस्ती वाला श्रा है, ठीक है। इसको हम लोग भाई सही से लिख जा, ठीक है। ये हमारे पास श्रा है। तो देखो इसको आप अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? इसको आप अंग्रेजी में ऐसे लिखोगे, ठीक है। लिखोगे कि नहीं ऐसा भैया? श्रा ऐसे लिखते हो, एस एच से लिखते हो, सॉरी ऐसे लिखते हो, श्रा। श्री लिखते हो ना, श्री, तो श्री आप क्या लिखते हो? एस एच आर आई लिखते हो ना। तो यहां पे देखो ये एस एच का मतलब क्या हो गया? षटकोण वाला सा हो गया, और आधा आएगा, और यहां पे रा क्या होगा? पूरा पूरा आएगा। तो कौन सी चीज पूरी आनी है, कौन सी चीज आधी आनी है, आप आराम से समझ सकते हो। देखो छा कैसे बनता है, त्रा कैसे बनता है, ज्ञा कैसे बनता है, श्रा कैसे बनता है, मतलब संयुक्त जो हमारे पास व्यंजन है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो कैसे बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं केवल। कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब देखो एक आगत व्यंजन होते हैं, तो जा और फा, ठीक है। जा और फा हमारे पास ये है आगत व्यंजन बोलते हैं। तो अगर कभी पूछ ले कि आगत व्यंजन कौन से हैं, तो आप कहोगे जा और फा, इनको क्या बोला जाता है? आगत व्यंजन बोला जाता है। तो ये पूरी की पूरी आपके पास वर्णमाला है। देखो इसको जल्दी जल्दी से हम लोग एक बार देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, उष्ट को छूती हुई निकलती है, ऐसे व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा स्पर्श व्यंजन से बनता है। वो पूछ लेंगे कि बताइए खा जो है वो कहां से निकलता है, का जो है वो कहां से निकलता है, चा जो है वो कहां से निकलता है, पा जो है वो कहां से निकलता है। तो देखिए इसकी सबसे अच्छी ट्रिक तो ये कि अगर आप इस पे बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर आप पे बोलने की प्रैक्टिस हो गई तो फिर तो बहुत अच्छा है। और अगर बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो जो ट्रिक मैं समझा रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। देखिए जब भी आप कभी कोई शब्द बोलते हो, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? कछत्र टप वाले होते हैं। और इन्हीं के बारे में हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि जो का वर्ग के हैं उनका उच्चारण कहां से होता है, ऐसे पूछ लेगा। जो टा वर्ग के हैं उनका उच्चारण कहां से होता है, जो ता वर्ग के हैं उनका उच्चारण कहां से होता है, या फिर कोई पर्टिकुलर पूछ लेगा कि बताओ फा का उच्चारण कहां से होता है। तो मैंने कहा या तो आप बोल के कर लीजिए या फिर इसको समझिएगा। सबसे पहले मैं यहां पे समझा देता हूं, यहां पे, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पे समझ लो। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? का वर्ग आता है। देखिए आप जब कोई भी शब्द बोलना स्टार्ट करते हैं, जब अंदर से आपके शब्द आता है तो सबसे पहले उसको क्या मिलता है? बताओ, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना। जब आप कोई शब्द बोलना स्टार्ट करोगे सबसे पहले उसको क्या मिलेगा? गला मिलेगा ना। और गले को क्या बोलते हैं? कंठ, नीलकंठ। जैसे नीलकंठ मतलब जिनका कंठ नीला है, जिनका गला नीला है उसको नीलकंठ, यानी महान शिव जी है ना। शिव जी को क्या बोला जाता है? जिनका कंठ नीला है। तो कंठ का मतलब सबसे पहले आपका गला आता है। तो सबसे पहले जो शब्द होंगे वो कहां से निकलेंगे? कंठ से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? कंठ से निकलेंगे। तो ये हमारे पास जितने भी का वर्ग के शब्द हैं वो कहां से आते हैं? कंठ से निकल के आते हैं। उसके बाद देखो जब आप यहां से आगे बढ़ोगे, जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको फिर क्या मिलेगी भैया? आपको मिलेगी जीभ। जीभ को बोलते हैं तालु। क्या बोलेंगे? जीभ को बोलते हैं तालु। तो अगला आपको मिलेगा क्या? तालु मिलेगा। यानी कि जो हमारे पास चा वर्ग के शब्द हैं, ठीक है, चा वर्ग के जितने भी शब्द हैं ये कहां से निकलेंगे? ये हमारे पास तालु से निकलेंगे। यहां पे स्पेस कम है, थोड़ा आगे ही बढ़ा देता हूं। देखो मैंने यही बताया कि का कंठ से निकलेंगे, फिर कहां से निकलेंगे? तालु से। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर ये मूर्धन्य क्या होता है? कई जगह देखो मूर्धा लिखा होगा, कई जगह मूर्धन्य लिखा होगा, कई जगह क्या लिखा होगा? मूर्धन्य लिखा होगा। तो चाहे मूर्धन्य लिखा हो चाहे मूर्धा लिखा हो, ये एक ही बात है। अब देखो क्या होगा, पहले क्या है? गले आया, गले के बाद हमें क्या मिली? जीभ मिली। अब बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, गला, गले के बाद क्या मिली? जीभ, यानी कि टंग मिली। टंग को क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। अब आप देखो जैसे ये मान लीजिए ये हमारे पास तालु है, ठीक है, और ये मानव का मुख है। ये हमारे पास यहाँ पे ये क्या था? ये गला था हमारे पास, ये गला था, गले से जीभ जुड़ी हुई थी तो जीभ पे पहुंच गए। अब हम जब कोई शब्द बोलते हैं, देखो यहाँ पर हमारे ऊपरी परत होती है,
जब ये जीभ ऐसी लग जाती यहां पर, ठीक है, जब ये जीभ ऐसी मुड़ के यहां पर टकराती है तो ऐसी क्रिया को हम मूर्धन या मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धन या मूर्धा बोलते हैं। मतलब जब जीभ आपके ऊपर वाले पोर्शन में टकराती है तो वो आपका मूर्धन कहलाता है। जैसे देखो, आप बोलो टा, टा बोलोगे तो जीभ जाके फट से कहां लगेगी? ऊपर लगेगी। ठा, ठा बोलोगे तो आपकी जो जीभ है, जो आपका टंग है, वो कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। ऐसे ड़ा बोलिए, अड़ा बोलिए, अड़ा बोलिए, आप इसमें से कुछ भी बोलेंगे आपकी जीभ ऊपर जाके लगेगी, और ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं या मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो, सबसे पहले कंठ से निकला तो क्या हो गया? कंठ से निकली आवाज। फिर आपका जीभ यानी कि तालु, तो तालु से निकली। फिर जीभ टकराई ऊपर, जीभ टकराई ऊपर तो क्या हो गया? मूर्धन हो गया। अब देखो, जीभ जहां पे खत्म होगी, जहां पे टंग खत्म होगी, तो बताओ अगला क्या आएगा? अगले आएंगे आपके तीत। क्या आएंगे? अगले तीत ही आएंगे ना, यानी कि दंत्य। तो अगला वाला क्या हो जाएगा? दंत्य हो जाएगा। और दांत के बाद क्या आएंगे भैया? दांत के आएंगे आपके ओठ रसीले, तेरे ओठ रसीले। क्या आ जाएंगे? ओष्ठ आ जाएंगे। तो अगला उच्चारण जो है वो कहां से हो जाएगा? ओष्ठ से हो जाएगा। बोलो क्लियर? बताओ भैया जल्दी से, क्या क्लियर हुआ कि नहीं? गारंटी है भाई साहब, गारंटी है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इस ट्रिक से आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि किस चीज का उच्चारण जो है वो कहां से होता है। अब इसी में मैं सारी चीजें समझा देता हूं जो आगे भी आती हैं। देखिए, आपसे पूछा जाता है सघोष, ठीक है, सघोष या घोष भी, घोष अकेला कह देते हैं, या सघोष और अघोष। आपसे पूछा जाता है कि अघोष क्या है और सघोष क्या है या घोष क्या है। ठीक है, यह पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? और आपसे पूछा जाता है कि जो अल्प प्राण होते हैं वो क्या होते हैं, और जो महाप्राण होते हैं वो क्या होते हैं। यह भी पूछा जाता है इसी वर्ग से, अल्प प्राण और महाप्राण। देखो, समझ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अल्प को हम कैसे लिखेंगे? ALP, और महाप्राण को कैसे लिखेंगे? MP, शॉर्ट में। यहां से मैं ट्रिक भी बना दूंगा। अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु। जब किसी शब्द को बोलने में कम वायु निकलती है तो ऐसे शब्दों को हम अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप समझिए, आप का बोलिए और खा बोलिए। क ख, क ख, क ख, आप बोल के देखिए। जब आप का बोलेंगे तो आप ये पाएंगे कि का बोलने में हमारी जो आवाज है वो क्या निकलती है? आप वायु जो है वो कम निकलती है। खा को बोलने में क्या निकलती है? ज्यादा निकलती है। तो जहां पर वायु कम निकल रही हो वो भैया हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्प प्राण। मतलब इसमें वायु क्या है? कम है। इसमें वायु क्या है? कम है। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, वायु कम है तो क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। ऐसे देखो, गा बोलिए और जा बोलिए, तो जा में ज्यादा वायु निकलेगी, गा में कम वायु निकलेगी, और ड़ा में ऐसे ही कम वायु निकलेगी। तो देखें, जो का है, जो गा है और जो डा है, इनको बोलने में वायु कम निकलती है, इसलिए ये हमारे पास हो गया अल्प प्राण। मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। देखो, अल्प में कितने शब्द आ रहे हैं? 3 शब्द आ रहे हैं ना। अल्प में कितने शब्द आ रहे हैं? ALP, असिस्टेंट लोको पायलट नहीं है भाई सभी। अल्प में कितने शब्द आ रहे हैं? 3 शब्द आ रहे हैं। और अल्प में 3 शब्द आ रहे हैं तो यहां पे देखो कितने शब्द हो गए? 3 शब्द हो गए। और बाकी ये जो 2 बचे, खा और जा, जिनमें ज्यादा वायु निकल रही है, वो किसके अंदर आ जाएंगे? वो आ जाएंगे महाप्राण के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे? महाप्राण के अंदर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सघोष की और अघोष की। ठीक है, तो अघोष क्या है? देखिए, जो पहले 2 शब्द हैं ये आपके अघोष हैं, और अगले जो 3 शब्द हैं, पहले 2 शब्द, 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 ये हमारे किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। और जो अगले 3 हैं, यहां पर ये वाले 3, यहां पर ये वाले 3, यहां पे ये वाले 3, ये हमारे किस में आएंगे? ये हमारे सघोष या घोष में आएंगे। तो पूरा का पूरा मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया है। जल्दी जल्दी से जान लेते हैं। देखो, अघोष वर्ण क्या होते हैं? जिन ध्वनि के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित ना हो। इसका मतलब क्या है? ऐसे शब्द जिनको बोलने में वाइब्रेशन कम होता है। वाइब्रेशन का मतलब कंपन कम होता है, वो हमारे क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। जिनको बोलने में वाइब्रेशन कम होता है वो हमारे अघोष हैं, और जिनको बोलने में वाइब्रेशन अधिक होता है वो हमारे क्या हैं? सघोष हैं। ठीक है, देखो, मैंने यहां पे आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया जैसे का और खा, मैंने कहा कि हमारे पास अघोष क्या होंगे? जिनमें कंपन कम होगा। देखो, आप का बोलिए, खा बोलिए, फिर आप गा बोलिए, जा बोलिए, डा बोलिए, तो आपका वाइब्रेशन जो है आपके अंदर क्या होगा? ज्यादा। जहां पे वाइब्रेशन ज्यादा वो सघोष या घोष कहलाएंगे, जहां पर हमारे पे वाइब्रेशन कम वो क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने उच्चार आपके जो है एग्जाम्पल आपको पहले बता दिया। देखो, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। और जो हमारे पास तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होगा वो क्या होगा? सघोष होगा, है ना।
इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण मैंने आपको बता दिया। अल्प का मतलब कम वायु और महाप्राण का मतलब ज्यादा वायु, ठीक है। तो ये भी बता दिया कि पहला, तीसरा और पांचवा आपका क्या बनेगा, अल्प प्राण बनेगा, और दूसरा और जो चौथा व्यंजन होगा वो क्या होगा, आपका महाप्राण होगा, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन, देखो अंत्यस्थ का मतलब भी मैं पहले समझा चुका हूं, जिनकी आवाज अंदर से निकले, आत्मा से निकले, ऐसे अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 11 होते हैं, पहले बता चुका हूं। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, जिसको बोलने में ऊष्मा ज्यादा बाहर आती है, जिनको बोलने में संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे में ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। उच्छिष्ट या द्विगुण मतलब जिनके अंदर दो गुण पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे डा के नीचे बिंदी है, डा के नीचे बिंदी है, तो डा और डा हो जाएंगे। संयुक्त का मतलब जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं वो हमारे पास क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर भी बना के दिया है कि देखो हमारे पास क्या तैलु कहलाती है, कंठ क्या है, दंत क्या है, नासिका क्या है, ओष्ठ क्या है, मूर्धन्य क्या है, ये सारी बातें भी मैंने आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा जो सेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिलहाल इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो ये वर्णमाला का चैप्टर है उसका वर्णमाला का चैप्टर पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने सारी चीजें आपको करा दी हैं और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका बचा होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रश्न आपका अभी भी रह गया है तो उसको सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।